हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? एक फेनोमेना है जिसमें एक न्यूक्लियाई डिसोशिएट होता है, न्यूक्लियाई टूट जाता है। किस में टूट जाता है? दो स्टेबल न्यूक्लियाई में टूट जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था, या ये कहिए हमने ऑब्जर्व किया था कि इस प्रोसेस में कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी इमिट होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा पार्टिकल कैरी डबल द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, beta particle carry same charge the electron, and gamma particle carry no charge. Alpha particle carry 4 times the mass of nucleon, beta particle carry the same mass as the electron, and gamma particle rest mass is 0. rest mass बेटा 0 आता है। ठीक है, इसी तरह से स्पीड की अगर बात करी जाए तो अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम 10 to 33%, मिनिमम 10, मैक्सिमम 33% तक स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल कर सकते हैं। बीटा पार्टिकल 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक ट्रेवल करता है, जबकि गामा पार्टिकल 100% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट पर ही ट्रेवल करता है बेटा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम ट्रेवल करेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बेटा हमारा? कि जो अल्फा पार्टिकल है दैट इज कंपेरेबल विद हीलियम न्यूक्लियस, बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एंड गामा पार्टिकल इज नॉट अ पार्टिकल। गामा इज नॉट अ पार्टिकल, ठीक है बेटा, बल्कि जो आपके प्लैंक थे उन्होंने इसे पार्टिकल बोला था, उन्होंने इसे फोटोन बोला था, लेकिन हम इसे पार्टिकल ना बोलकर गामा रेडिएशन बोलेंगे। इस रेडिएशन को हम एक फोटोन से कंपेयर कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टियां हमने पढ़ी थी बेटा, 3-4 प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, पेनिट्रेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर, इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। मेन बातें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं बेटा रेडियो एक्टिविटी के लॉज की। जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो ये ऐसे ही रैंडमली नहीं होती बेटा, कि कुछ भी किसी भी एटम का रेडिएशन किसी भी तरह से न्यूक्लियाई टूट जाता है, ऐसा नहीं होता बेटा। जब रेडिएशन फैलता है, या ये कहिए जब रेडियो एक्टिविटी होती है, इसके पीछे कुछ लॉज काम करते हैं। हम लोग 4+1 लॉज पढ़ेंगे। 4+1 का मतलब 4 लॉज तो थ्योरेटिकल लॉज हैं, एक लॉ इसका मैथमेटिकल लॉज है। ठीक है बेटा, उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ नंबर 1 बात करेंगे बेटा। सबसे पहले क्या लॉ कहता है? हम पहले 4 लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो अगली हाफ पार्ट होगा हमारा, उसमें हम एक फर्स्ट लॉ, 5th लॉ पढ़ेंगे बेटा, जिसमें आपका मेन कंटेंट होगा ऑब्वियसली। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सबसे पहली बात, रेडियो एक्टिविटी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस, नॉट इंस्टेंटेनियस। ये तो मैंने वर्ड गलती से बोल दिया, इंस्टेंटेनियस नहीं बेटा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अपने आप होने वाली घटना, जिसे ना कोई शुरू करता है ना कोई रोक सकता है, अपने आप होती रहती है। जब होनी होगी अपने आप होगी, कोई टेम्परेचर प्रेशर लगाकर आप इसे रोक या इनिशिएट नहीं सकते। तो हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहला लॉ कहता है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा, अपने आप होने वाली घटना है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या कहती है? जब रेडियो एक्टिविटी होती है, जब न्यूक्लियाई डिके करता है, वो समय जब रेडिएशन इमिट होंगे, whenever the nuclei decay some radiation emit. Which type of radiation emit? Either alpha, either beta, either gamma. Both the particle alpha and beta simultaneously emit नहीं होते, या तो अल्फा इमिट होगा या बीटा इमिट होगा, दोनों पार्टिकल एक साथ इमिट नहीं होते बेटा। गामा रेज हो सकता है, गामा एक एनर्जी है, तो एनर्जी बैलेंस करने के लिए गामा रे अल्फा के साथ भी आ सकता है और बीटा के साथ भी आ सकता है, लेकिन अल्फा बीटा एक साथ नहीं आ सकते, आइदर गामा और बीटा। दूसरा लॉ बेटा, ठीक है, एक एक नंबर के लॉस पूछ लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी के लॉस क्या है?
तो फर्स्ट लॉ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा लॉ बेटा, अल्फा और बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली इमिट नहीं होते। देयर इज नो इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली या इंस्टेंटली, साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं होंगे बेटा, एक साथ ऐसा नहीं होगा। दैट इज आइदर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इमिट, या तो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है या बीटा पार्टिकल इमिट होता है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, लॉ हो गया, लॉ नंबर 2। तीसरा लॉ क्या कहता है, चलिए तीसरे लॉ की बात करेंगे। तीसरा लॉ क्या कहता है बेटा हमसे, देखिए तीसरा लॉ भी बड़ी आसान सी बात कहता है, जब बीटा पार्टिकल, नहीं अल्फा की बात करेंगे पहले, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा। जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल आपका है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का गुच्छा, एक क्लस्टर क्या है, अल्फा पार्टिकल है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर 4 न्यूक्लियॉन होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था बेटा, मास नंबर होता है, मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी किसी एटम से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, जब भी किसी एटम के न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, क्या होता है बेटा, 4 न्यूक्लियॉन का लॉस होता है। मतलब मास नंबर 4 रिड्यूस हो जाता है, जिसमें 2 प्रोटॉन भी होते हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस हो जाएगा और मास नंबर 4 रिड्यूस हो जाएगा बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन अल्फा पार्टिकल इमिट, अल्फा पार्टिकल इमिट, जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, मास नंबर इज रिड्यूस्ड by 4, mass number is reduced by 4 and atomic number is reduced by 2. Mass number is reduced by 4 and atomic number is reduced by 4. ठीक है बेटा, atomic number is reduced by 2, mass number is reduced by 4, atomic number is reduced by 2. atomic number is number of protons. तो अगर मैं कोई x एलिमेंट ले लूं a z, यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल का सिंबल होता है बेटा 2He4। अल्फा पार्टिकल को हमेशा कैसे सिंबलाइज करेंगे, 2He4 से करेंगे, 2He4। तो यहां से जो नया न्यूक्लियाई बनेगा A-4 and Z-2, it is represented by Z-2। जैसे मान लो मैं कहता हूं यूरेनियम 92-237, अल्फा पार्टिकल निकल गया बेटा, अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो यहां क्या बच गया, एक नया एलिमेंट, हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, Y मान लेते हैं। तो 233 and 90, 233 and 90। ठीक है बेटा, इस तरह से ये एलिमेंट बच जाएगा। तो ये इसका एक एग्जांपल ले लिया हमने। इसके बाद फोर्थ लॉ की बात करेंगे, फोर्थ भी बताऊंगा मैं आपको अभी। फटाफट से यहां तक कॉपी करिए बेटा और बताइए मुझे इन 3 लॉज में किसको प्रॉब्लम आ रही है। चलिए बेटा, तो फोर्थ लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सेकंड लॉ हमने पढ़ा अल्फा बीटा कभी साथ साथ इमिट नहीं करेंगे, तीसरा लॉ हम लोगों ने पढ़ा कि जो बीटा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल है उसके निकलने से मास नंबर 4 कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा बीटा पार्टिकल की।
अल्फा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर 4 कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बीटा पार्टिकल। You know very well that what is the amount of charge in beta particle. Beta particle carry the same charge as the electron as well as the same sign, means negative. The sign or the nature of charge on beta particle is negative. ये बात बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटा पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, हमारे पास एक न्यूक्लियस था, ये एक न्यूक्लियस था बेटा, इस न्यूक्लियस के टूटने से इसमें से बीटा पार्टिकल निकल गया, इसमें से बीटा पार्टिकल निकल गया। जब बीटा पार्टिकल निकला तो हमने देखा ये तो नेगेटिव पार्टिकल था, लेकिन बेटा हमें क्या सिखाया गया है, हमें यह सिखाया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर तो नेगेटिव पार्टिकल होता ही नहीं है। ऐसे ही तो बताया हमें एटॉमिक थ्योरी में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, वो बाहर होते हैं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जिसे हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ये कहां से आया, ये कहां से आया, न्यूक्लियस के अंदर से ही आया। तो क्या न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है? आंसर है जब आया है तो होता ही होगा भाई, बना तो होगा नहीं, आया है तो होता होगा। लेकिन हमें तो सिखाया गया है नेगेटिव चार्ज बाहर होता है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो बेटा न्यूट्रॉन है, ये बहुत छुपा हुआ पार्टिकल है। छुपा हुआ पार्टिकल मतलब एक एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ये एक कंबाइंड पार्टिकल है। थ्योरी से प्रूफ हुआ कि जो न्यूट्रॉन होता है बेटा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक क्या बना देते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, कभी भी ये अलग अलग पार्टिकल नहीं है। न्यूट्रॉन कोई तीसरा एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, ऐसी थ्योरीज है बेटा, है ना, कि ये एक कंबाइंड पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइंड पार्टिकल है। इसीलिए इसका मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें ना, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास का डिफरेंस निकालें, तो वो इलेक्ट्रॉन का मास ही आता है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो चलिए इसी थ्योरी पर हम काम करते हैं, बीटा एमिशन को सीखेंगे बेटा। इसी थ्योरी से सीखेंगे कि जब न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन टूटता है, एक न्यूट्रॉन 0n1 इसका सिंबल है, एक प्रोटॉन बनता है बेटा 1p1, इसे 1h1 भी लिख लेते हैं बेटा सिंबलाइज करने के लिए। प्रोटॉन को 1h1 भी लिखते हैं, ये प्रोटॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन बनता है बेटा -1 और 0, -1 0, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। अब समझिए इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है, इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। दोनों में एनर्जी इक्वल डिवाइड होगी, जितनी एनर्जी प्रोटॉन को मिलेगी उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, जितनी प्रोटॉन को उतनी इलेक्ट्रॉन को। भाई सोचिए, एक पिता है, ये पापा जी हैं, ये इनके 2 बच्चे हैं, बच्चों में एनर्जी जो इनकी जायदाद है वो तो इक्वल बटेगी ना। तो फिर सोचिए, जब इक्वल एनर्जी मिली तो फिर इलेक्ट्रॉन ही क्यों तेजी से भागा, प्रोटॉन क्यों नहीं भागा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों बीटा पार्टिकल बनकर तेजी से भाग गया, प्रोटॉन क्यों नहीं भागा? इसका रीजन है बेटा मास। क्योंकि मास, देखो जो भारी आदमी होता है, जो भारी लोग होते हैं, मान लो कहीं स्टेडियम में कोई कहने लगे कि भैया बम फट गया या बम रखा हुआ है कहीं पर, अब सब लोग भागने लगे, तो हल्के लोग क्या होंगे, पहले भाग जाएंगे, और जो भारी लोग होंगे वो बेचारे क्या होंगे, वो थोड़ा सा हिल भी नहीं पाएंगे, इतनी देर में बम फट जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये एक सिंपल सी कहानी बता रहा हूं मैं। तो यहां पर बेटा क्या हुआ कि जो हल्के पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है बेटा, 1886 टाइम कम होता है।
1886 1886 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक प्रोटॉन बनाते हैं। इनका मास बहुत कम है, बहुत कम है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स बराबर लगेगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसलिए बीटा पार्टिकल लाइट तो नहीं लेकिन 99% ऑफ लाइट की स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और यही इलेक्ट्रॉन क्या है, बीटा पार्टिकल बनता है बेटा। यही इलेक्ट्रॉन क्या बनता है हमारा, बीटा पार्टिकल बनता है। तो बीटा पार्टिकल कैसे बना, न्यूक्लियस के अंदर हमने सीख लिया बेटा कैसे बीटा पार्टिकल बना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने न्यूट्रॉन के टूटने से। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो जब एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो दो घटनाएं होती हैं बेटा, एक तो न्यूट्रॉन का लॉस होता है और एक प्रोटॉन का जन्म होता है। एक प्रोटॉन बनता है और एक न्यूट्रॉन टूटता है बेटा। ऐसा होने से किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन बना, एक प्रोटॉन बना, एक न्यूट्रॉन टूटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन बना है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो यही चौथा रूल हमारा है, दैट इज द फोर्थ रूल कि whenever an अल्फा नहीं बीटा particle emit, whenever a beta particle emit mass number remain same but atomic number is increased by 1, atomic number is increased by 1, atomic number आपका बेटा 1 बढ़ जाएगा। तो x एलिमेंट a z, तो बीटा पार्टिकल निकल गया, बीटा पार्टिकल को -1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, -1 0, या कभी कभी आपको बीटा पार्टिकल -1 E0 भी मिल जाएगा बेटा, ठीक है। प्लस y एलिमेंट बनेगा, z 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा हम, यूरेनियम 92-237, एक बीटा पार्टिकल अगर निकल गया तो क्या बनेगा बेटा, यूरेनियम 237, यूरेनियम तो नहीं बनेगा, अब इसका एक नया नाम बन जाएगा, इसे हम Y कह देते हैं, Y एलिमेंट, और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 93। इसके क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अभी कैसे आएंगे, इतना आपका चेंज आएगा। तो ये आपका क्या है बेटा, फोर्थ लॉ है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताएंगे।